जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, छोड़ा कुछ नहीं है। और मेरे साथ पूरी जान आप अपनी लगा दीजिएगा, क्योंकि इस बार पेपर आपका साथियों क्रैक होना चाहिए, साम दाम या दंड व भेद किसी भी तरीके से। तो क्या आप तैयार हैं यूपी SSC पेट के रियल टाइप क्वेश्चंस को देखने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट में साथियों जय हिंद लगा दीजिए। और पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले सवाल का आंसर आप लोग दे दीजिए। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों यड़ संधि है। अगर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछे तो प्रतिधन उत्तर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगला देखिए, कह रहे कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें अशुद्ध अंश मुझे बताइए। देखिए, होना चाहिए था मुझे यह काम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने, जो कि गलत है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। कह रहे कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत तेजी के साथ देखेंगे, क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है साथियों। पेट का एग्जाम कुछ ही समय के बाद है, इसलिए बहुत तेजी के साथ क्लास में आपको यहां पर करवाने वाला हूं। आप भी अपना पूरा मनोमस्तिष्क इस क्लास में झोंक दीजिए, अपना पूरा ध्यान साथियों इस क्लास में झोंक दीजिए और अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए। कह रहे कि कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा देखिए, मददगार ये तो नहीं बना है। मददगार, अगर यहां पर मदद अलग कर दें और गार शब्द अलग कर दें तो यहां पर गार प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा पता साथियों क्या है? ये एक अव्यय शब्द है। क्या है साथियों? ये एक अव्यय शब्द है, जिनका आंसर डी था, तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल है, कह रहे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि ये किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो ये सारे के सारे स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5, और 5 ही तो यहां पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। सब कुछ देखेंगे, अभी जीके वगैरह भी आएगी, अभी मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन भी आएंगे, रीजनिंग भी आएगी साथियों, सब कुछ आएगी, छोड़ा मैंने कुछ नहीं है। अगला सवाल कह रहे कि शुद्ध शब्द इसमें से पहचानिए साथियों कौन सा। देखिए, ये आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद होता है। आजीविका, आजीविका बिल्कुल सही लिखा है। उसके अलावा साथियों अध्ययन भी गलत लिखा है और ऊनी लिखा है, ऊनी होना चाहिए। तो कुल मिला के शुद्ध शब्द यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला देखिए, कह रहे कि नरेंद्र का संधि विच्छेद मुझे बताइए क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक मात्रा ऐसी दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है, कमेंट में मुझे बताइए, मैंने कई बार आपको बताया है। अच्छा, यहां पर अगर बात करते हैं इसकी संधि विच्छेद की, तो नर धन इंद्र क्या होगा साथियों? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको बताना है। यानी कि वीर को हम लोग क्या शूर कहेंगे? बिल्कुल योद्धा कहेंगे, बहादुर कहेंगे। अच्छा, युद्ध नहीं कहेंगे, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी वाले में साथियों सुर भी नहीं होता है, शूर होता है, सूरा भी नहीं होता। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में जो 3 शब्द हैं, शूर, योद्धा, बहादुर, ये सारे के सारे वीर शब्द के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या है। करके पुल्लिंग शब्द इसमें से बताइए कौन सा। देखिए, अच्छा किसी शब्द के साथ आ जाए तो वो पुल्लिंग होगा, अच्छी किसी शब्द के साथ आ जाए तो वो स्त्रीलिंग होगा। इच्छा कैसी है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राष्ट्र अच्छा है तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी ये भी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब यहां से साथियों, अब आप जीके जीएस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, संविधान, उसके अलावा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र हो गया आपका, स्टैटिक जीके हो गया, विज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, इनके क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग साथियों बढ़ेंगे मैथ्स के डीआई के, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले इन जीके जीएस के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इन सवालों को आप लोग देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है। देखिए, अगर क्या पक्षियों की संख्या को घटा देंगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? नहीं। वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है, वनस्पति को हटाकर भी नहीं, अतिचारण के द्वारा भी नहीं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, अबुल कलाम आजाद ही स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कह रहे कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय अनिलंबित नहीं किया जा सकता। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अगर बात करते हैं साथियों इनकी गोपाल स्वामी अयंगर की, तो यही अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे।
कह रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही साथियों, पहला पड़ा, पहला आपका आंसर हो गया। ये सवाल छपेंगे साथियों आपके एग्जाम में, इन सवालों को हल्के में आप लोग मत लीजिएगा, है ना। यहां से कई सारे क्वेश्चंस आप डिक्टो देखेंगे, समझ लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को या नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। बिल्कुल सही, आपको बात ये ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जा सकता है। कह के संसद के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? संपत्ति के अधिकार को किया गया है। संपत्ति का अधिकार आपका आंसर है। अगला देखिए, कह रहे कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु, क्या साथियों, वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर जो लगाया जाता है ये 101 में संविधान संशोधन के तहत लगाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे, है ना, जिसे एक महीने में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता, जिसे एक सप्ताह में, 1 दिन में या आधे दिन में। तो आपका जवाब जो होना चाहिए, आधे दिन में भी अगर 1 घंटे का काम साथियों किसी को नहीं मिल रहा है तो अर्थशास्त्री उसको क्या कहेंगे? उसको बेरोजगार कहेंगे। ये आंसर आपका डी होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो मैं कहूंगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वो संस्था है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। कह रहे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? 1951 में ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है साथियों, मुझे बताइए। तो कौन सा नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो कथकली की अगर बात करें, ये तो केरल में किया जाता है। धुलाल भी केरल का है। उसके अलावा साथियों कोटिकली भी केरल का है। लेकिन छपेली की अगर बात करें तो छपेली ने साथियों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आथुंकल फीस्ट और वेट्टाकाड उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों केरल में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये कहां का है साथियों? ये मेघालय का है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नहीं बल्कि सी होगा कि नोंगकर्म नृत्य उत्सव कहां का है साथियों? मेघालय का है। अगला देखिए, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये साथियों सितार वादक हैं। कौन है विलायत खान? सितार वादक है। आंसर आपका सी होगा। यानी कि तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। यानी कि तोताराम शर्मा अगर पता कौन है साथियों? ये पखावज वादक हैं। कौन है साथियों? पखावज वादक हैं। आंसर आपका डी होगा। कहने के जो चौक पूर्णा है ना, भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है बताइए। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश की साथियों ये एक लोक कला है जिसको कहा जाता है साथियों चौक पूर्णा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? तो फुलकारी की अगर बात करते हैं ये हरियाणा राज्य में साथियों प्रचलित है फुलकारी लोक कला। अगला सवाल है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता ही विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। अगला सवाल है, कह रहे कि फिजी की राजधानी कौन सा है, मुझे बताइए। तो फिजी की राजधानी क्या है साथियों? सुवा जो है ना, ये फिजी की ही राजधानी है। अगला देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो कानपुर आपको लगा देना है, क्योंकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही स्थित है। यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? मैं कह सकता हूं नरेंद्र मोदी ने ही प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पता साथियों किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, करके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक जो चला है ना, इसमें कौन विजयी रहा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें साथियों हैदर अली विजयी रहे थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मैं कह सकता हूं मीर जाफर ही प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पेट एग्जाम के लिए। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो एलनबरो आपको बता देना है। लॉर्ड एलनबरो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड एरनबनो के समय में ही सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था?
तो किसकी बात चल रही है साथियों? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की बात चल रही है। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी? तो पता कहां की गई थी साथियों? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। कहां की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि कथन है मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है। ये किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो ये साथियों लाला लाजपत राय से संबंधित है। ये सवाल डिक्टो आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो हमारा और आपका उत्तर प्रदेश ये सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जनसांख्यिकी संक्रमण को इनमें से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या एक ऐसा चरण जिसमें देश की संख्या वृद्धि शून्य है? नहीं। एक ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट होती है? नहीं। एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को कहा जाता है जनसांख्यिकीय संक्रमण। तो बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है आपसे पूछा जाए तो साथियों 13.7 बिलियन वर्ष ही पुराना है हमारा ब्रह्मांड। उसके बाद देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? शनि ग्रह है। शनि आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूरोप वासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। अगला सवाल है कह रहे कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो रोआल्ड एमुंडसन का नाम आप लोग याद रखेंगे। दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। उसके बाद देखिए मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम बताइए साथियों। कौन व्यक्ति ने बल्कि कौन से वो देश से संबंधित हैं? तो मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले अगर कोई प्रथम पहला एशियाई देश है तो वो अपना देश साथियों भारत है। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। अब करंट अफेयर के सवाल साथियों यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारे के सारे सवालों को जो कि करंट अफेयर के हैं और 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको देखिएगा, क्योंकि आपके पेट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। कह रहे कि हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो साथियों चीन और रूस देश ने यह किया है। आंसर आपका सी होगा। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो किस मंत्रालय का यह काम है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का यह काम है। इस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मैं कह सकता हूं अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। उसके बाद देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है साथियों? विक्रांत मैसी ने और शाहरुख खान, इन दोनों ने जीता है साथियों 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि किस देश की ओलंपिक चैंपियन लॉरा डाहलमियर का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका जवाब जर्मनी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी देश की ओलंपिक चैंपियन है लॉरा डाहलमियर इनका नाम है और इनका भी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। कहने कि वसंती देवी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वसंती देवी की अगर बात करते हैं इनका निधन हुआ है साथियों, ये कौन थी? ये एक शिक्षाविद थी। कौन थी? ये एक शिक्षाविद थी। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हरियाणा की बात चल रही है, यानी कि हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा वसंत देवी का निधन हुआ है साथियों, ये कौन थी? तो ये एक शिक्षाविद थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो अभी हाल फिलहाल में ही साथियों है ना, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है यही उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन चुका है। उसके बाद देखिए नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम साथियों मेधा रूपम है और मेधा रूपम ही नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी बनी है।
किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम पुष्पेंद्र सिंह है और पुष्पेंद्र सिंह को ही भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश किसको घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान देश को ही दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद मैथ्स के डीआई के, उसके बाद मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है रीजनिंग का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। चयन करिए कि 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या है। जैसे कि 4 अगर बात करते हैं तो साथियों यहां पर है, 4 के विपरीत कौन सा नंबर लिखा होगा आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर है ना। और अगर बात करते हैं यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं, तो 4 के विपरीत देखिए 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, है ना। यहां पर क्या है 6 1 3। तो एक काम साथियों आप पता क्या कर सकते हैं, एक काम यहाँ पर हिंट दे दिया गया, बहुत आसान सवाल है। देखिए 1 और 3 यहाँ पर भी है और 1 और 3 यहाँ पर भी है। कभी भी अगर दो पासों में दो दो नंबर सेम हो रहे हैं और जो नंबर बचता है वही उस नंबर का क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का विपरीत पूछा जाता है 4 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत पूछा गया ऐसा तो 6 हो जाएगा। 6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है कि जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन, क्या जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई का संबंध किससे है? सब्जी से, फलों से, आयोजन से या पकाने से? मैं कहूंगा पकाने से, है ना। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल बहुत शानदार है। कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी कि 1 2 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 और 1 6 साथियों 6। तो ये 6 लोगों को आपने बैठा दिया। अब कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ, अच्छा इनका मुंह है, केंद्र की तरफ मुंह है, कह रहे कि एस जो है ना ये यू और क्यू के बीच में बैठा है, पी एस के बाएं और दूसरे स्थान पर और टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसको सबसे पहले आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एस को आप कहीं पर भी बैठा लो, मान लीजिए एस आपने यहां पर बैठा दिया, कह रहे हैं कि एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है पी, तो एस के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं पी बैठा है, कहने के और टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो टी अगर बात करते हैं साथ तो एस की बात चल रही है, एस जो है ना ये टी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो टी हम यहां पर बनाएंगे तभी तो टी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है। यानी कि क्यू टी और एस के बीच में है, तो क्यू जो है ना ये टी और क्या साथियों, टी और एस के बीच में, तो टी और एस के बीच में कौन है, क्यू है, यानी कि क्यू यहां पर आ जाएगा। अब देखिए जरा एस ये तो हो चुका है ना साथ, तो एस जो है ये यू और क्यू के बीच में है, ये नहीं हुआ है। एस जो है ये यू और क्यू के बीच में है, ये क्या बात, यानी कि एस जो है ये यू और क्यू के बीच में बैठा है। अच्छा एस जो है, अच्छा तो यू यहां पर आ जाएगा, एस यू और क्यू के बीच में बैठा हो गया ये भी। अब एक बचा है साथियों, बचा है आर, और आर यहां पर आ जाएगा। 6 थे, 6 के 6 बैठा दिया है। कह रहे कि एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने साथियों आर बैठा हुआ है। आर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 16 है, 17 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद साथियों 52 है, उसके बाद 116 है, उसके बाद 243 है। उस संख्या की पहचान करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं, यानी कि इसमें एक नंबर गलत है, वो गलत नंबर के बारे में साथों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहां पर हम लोग बढ़े तो 1 बढ़ रहा है, यहां पर कितना बढ़ रहा है, 3 और 5 8 बढ़ रहा है, और यहां पर 25 और 2 27 बढ़ रहा है ना। तो 52 से 116 की अगर हम लोग बात करते हैं, अब इसमें कितना बढ़ रहा है, देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यार हम इसे 5 जाएगा, 6 बचेगा तो 64 आ गया। अच्छा यहाँ पर अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो यहाँ पर सातों 5 का क्यूब आना चाहिए। देखिए घटाइए पहले कितना बचेगा, 3 में से 6 जा नहीं सकता, 13 में से सातों अगर हम 6 घटाते हैं तो 7 बचता है, और फिर ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग सातों देखते हैं तो ये देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 127 नहीं बल्कि 125 आना चाहिए। यानी कि 116 में 127 प्लस नहीं करना है, 125
125 प्लस करना है तो 116 में 125 प्लस करो, 6 5 11 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और ये 241 यहाँ पर आना चाहिए, 243 नहीं आना चाहिए। तो कहने के कौन सा संबंधित नहीं है, तो 243 संबंधित नहीं है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। कहने के उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सबसे अच्छे तरीके को दर्शाता है, फटाफट बताइए। यहाँ पर वृक्ष वन, देखिए अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथों ये पृथ्वी हो जाएगी, ये वन हो जाएंगे और ये वृक्ष हो जाएंगे, तो क्यों ना कुछ तो यहाँ पर मिक्स होता है एक तरीके से। तो इसलिए आपका सबसे सटीक जवाब जो बैठेगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका जवाब जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथों यहाँ पर आपके सामने डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 2001 से 2005 तक कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाया गया। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, वर्ष कितने हैं, 2001 है ना, कितने वर्ष हैं साथियों, 2001 2002 2003 2004 2005। इसमें 2 विषयों के बारे में बात की गई है, सांख्यिकी विषय और दूसरा विषय है अर्थशास्त्र विषय। ये वाले जो नंबर हैं, ये कहने का मतलब है परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या। जैसे कि 2001 में सांख्यिकी में बैठे कितने बच्चे बैठे हैं, तो 2200 बच्चे बैठे हैं। 2200 में से कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, तो 45% बच्चे पास हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2003 में सांख्यिकी विषय में कितने व्यक्ति बैठे हैं 2003 में, तो 2500 बच्चे बैठे हैं, और 2500 में से कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 35% बच्चे पास हुए हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की अगर बात करूं, 2005 में अर्थशास्त्र में कुल मिला के कितने बच्चे बैठे हैं, तो 2200 बैठे हैं, 2200 में से 50% साथियों पास हुए। तो यहां से आपके सवाल बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई है ना। अब यहां पर हम लोग बताते हैं, देखिए यानी कि 2002 और 2003 में, तो 2002 कहां पर, 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि सबसे अर्थशास्त्र की यहां पर बात की गई है 2003 में, सॉरी 2002 में कुल मिला के अर्थशास्त्र में कितना बच्चा बैठा था, 3800 बच्चा बैठा था। अब यहां पर कह रहे हैं कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यहां पर हैं पास वाले, तो अनुत्तीर्ण देखिए जब 45% बच्चा पास हुआ है तो जाहिर सी बात है 55% बच्चा फेल हुआ होगा, क्योंकि यहां पर फेल वालों की संख्या पूछी जा रही। तो इसका 55% साथियों आप लोग निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2003 में आ जाइए, 2003 में अर्थशास्त्र में कितना बच्चा फेल हुआ है, 2003 में टोटल बच्चा 2003 में 2600 था, अर्थशास्त्र में 60% बच्चा पास हुआ है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 2600 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, हमें 40% निकालना पड़ेगा, यही तो फेल का प्रतिशत है साथियों। चलिए 20 से 20, 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब आपको 38 की गुणा 55 से कराना है ना। उसके बाद साथियों इनकी औसत संख्या भी अभी हम लोग निकालेंगे, तो डरिए मत, अभी बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 तिया 15 और आपका ये 19 हो जाएगा। यहाँ पर भी 190 आ जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए, 0 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि एक तरफ कितना बैठ जाएगा साथियों, एक तरफ आपका 2090 बैठ जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब इसको कैलकुलेट कराइए, 26 चौक कितने होते हैं साथियों, 26 चौक की अगर बात करें 104, यानी कि 1040 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका औसत आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, तो 2 से भाग दे दीजिएगा इनको जरा प्लस कीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, है ना, और ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 से, ठीक है ना, 2 से 2 एकम 2, 1 जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 पंजे 10 और 2 छंग आपका 12 और 2 पंजे 10, 1565 आ रहा है। जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत संख्या जो आएगी वो 1565 आएगी, और 1565 कहां पर लिखी हुई है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। चलिए साथ, तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 2003 की अगर बात करें तो 2003 में किसकी बात चल रही है साथियों, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या सांख्यिकी में, सांख्यिकी बात चल रही है। और देखिए टोटल बच्चे कितने हैं साथियों, टोटल 2003 में टोटल बच्चे सांख्यिकी में 2500 हैं, पास जो है ना वो 35% है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, जब पास 35% हैं तो साथियों फेल कितने होंगे, 65% होंगे। तो ये हो गई साथियों ये संख्या वाली। उसके बाद करेंगे समान वर्ष में, यानी कि 2003 में ही अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो साथियों इसको भी अब आप निकाल लीजिए, है ना। अगर बात करते ये कितने, टोटल 2600 है और टोटल पास कितने 60% है, तो फेल कितने होंगे 40% है। तो इसका आपको अनुपात निकालना है, दोनों 0 से 2 0, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आपके हो गए। अब 65 की गुणा साथियों 25 से करिए, 65 की गुणा
25 से साथियों अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 छंग आपका 30 और 2 32 आ जाएगा, 65 65 65 दूना साथियों 130 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 5 आ गया, 2 आ गया, है ना, 6 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1625 तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगर इसकी बात करते हैं साथियों तो ये 26 चौक 104 हो जाएगा, यानी कि 1040 आपका ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपके सामने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या की संख्या का कितना प्रतिशत है, बस इतनी सी बात आपको बताना है ना। तो साथियों ये 1625 है, 1625 आ गया, प्रतिशत में इसको बदलना है तो गुणा हो जाएगा, 1040 आपका साथियों नीचे आ जाएगा। अब इसको आप साथियों क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और फिर साथियों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और अगर बात करते साथियों 104 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना है ना, 16,000 है एक तरीके से, 16,250 होगी, ये 0 भी इसमें साथियों मिल गया। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 104 एकम 104 हो जाएगा, 104 आ गया यहाँ पर। अब इसको घटे 162 में से 104 घटाइए, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 5 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 104 पंजे कितने हो जाएंगे, 104 पंजे की अगर बात करें, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, कितना बचेगा साथियों, यहाँ पर 65 बचेगा, 0 लगा, 0 जोड़ लीजिए, 104 छंग कितने हो जाएंगे, तो कुल मिला के जितने भी हो जाएंगे 156 करके आंसर कुछ आएगा, और 156 करके आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 2002 से 2004 तक, है ना, 2002 कहां पर है, 2002 ये है, 2002 से लेकर 2003 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की क्या साथियों, ये कुछ नहीं है साथियों, उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, पहले इसकी कुल संख्या निकाल लीजिए, है ना, इसकी संख्या निकाल लीजिए। तो अगर बात करते हैं साथियों 2000 से लेकर 2004 तक, 2000 में अर्थशास्त्र में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या साथियों यहाँ पर 3800 है, 3800 हो गई, और ये आपकी 2003 में कितनी होगी, 2600 हो गई, 2600 हो गई, और 2004 में कितनी होगी साथियों, 4800 हो गई। इसकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो साथियों कितनी हो जाएगी, ये 8 6 कितना हो जाएगा, 14 14 8 और 8 16 हो गया, 16 और 6 22 हो जाएगा, 22 का 2 हासिल लग गया, तो 6 7 8 8 और ये 11, यानी कि साथियों 11,200 हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि अब निकालिए यहाँ पर साथियों क्या, यानी कि 2003 से लेकर 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो 2003 की तरह 2003 4 और ये 5, इसमें आपको सांख्यिकी के लिए बताना है कुल मिला के कितनी संख्या, 2500 3200 4800, इसको यहीं पर प्लस कर लें, 2500, देखिए इसको प्लस करना है, 0 0 8 2 10 और 15 आ जाएगा, एक जाएगा 3 3 6 और ये आपका 10 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के 10,500 और सातों इसका 11,200 का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए, तो इन 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15 हो जाएगा, और ये तो 3 से कटेगा नहीं साथियों, है ना, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये देख लेते साथियों किससे कटेगा, एक सेकंड रुकिए, 1005 हो गया और 112 हो गया। चलिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। तो 15:16 आंसर आया है, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगले नंबर का सवाल है करके वर्ष 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में सांख्यिकी में, किसमें साथियों, सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, पहले यही निकाल लीजिए। 2002 की अगर बात करते हैं सांख्यिकी में टोटल विद्यार्थी 2700 हैं, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 55%। तो इसका साथियों 55% आप सबसे पहले निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 27 की गुणा साथियों 55 से करा लीजिए, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा, यानी कि एक यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वही 135 आ जाएगा, 5 आ गया, 8 आ गया, 4 1 1484 यहाँ पर हो गए। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1484 है। अब 2005 की बात चल रही है, 2005 में क्या साथियों, ये कुछ नहीं है, 2005 में अर्थशास्त्र में, है ना, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या की अगर बात करते हैं, टोटल विद्यार्थी तो साथियों 2200 हैं, है ना, 2200 हैं, 2200 में आपके ये पास वाले हैं, तो फेल वाले कितने होंगे साथियों, 50% होंगे, इसको कैलकुलेट करा लीजिए।
22 की 50 से गुणा करा लीजिए, 22 की 5 से गुणा करा लीजिए, पहले 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 11 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें साथियों 1100 हो जाएगा। तो इन दो, इनका और इनका अंतर आपसे पूछा गया, तो इनका अंतर निकाल दीजिए। 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि इनका अंतर 384 होगा। और 384 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, शायद अंतिम सवाल है, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कहने के 2001 से 2014 तक, 2001 से 2014 तक नहीं सॉरी 2004 तक अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी? ठीक है, 2001 से 2014 तक बोली, 2004 तक बोली गई है ना। तो इसको कट कर लीजिए, बाकी इन सबको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 00 आ जाएगा, 2 और 8 10, 10 6 16 है ना, 16 आपका ये कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 6 6 और आपका 9 10 11 11 आपका ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15,400 हो जाएगा। कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ष हैं, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 3 12 हो गया आपका, है ना। 3 जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 5 20 0, 3850 आपका आंसर आएगा। 3850 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, यानी कि साथियों मैथ के सवाल हैं और 5 सवाल सिर्फ हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। कहने के 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर आपसे बताया गया है, कितना है साथियों? 46 है। तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं, तो पहले लिख लो। मान लीजिए पहली विषम संख्या ये हो गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और पांचवी क्या हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी, है ना। पांचवी और साथियों 10 बोली है ना। उसके अगली क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और उसके अगली क्या हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी। फिर नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगली क्या हो जाएगी? ये। और उसके अगली क्या हो जाएगी? x + 16, x + 16 के बाद साथियों x प्लस, एक सेकेंड, x + 16 हो जाएगा और x + 18 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई। कहने कि इनका औसत जो है वो 46 है। तो कुल मिला के इन सब की भाग आपको अगर आप 10 से करोगे, क्योंकि 10 संख्या है, तो इनका औसत जो निकल कर आएगा वो 46 निकल कर आएगा। अगर मैं पूछूं इनका योग कितना होगा, तो 10 के गुणा 46 से कर दीजिए, 460 इनका योगफल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इनको जोड़ लीजिए, कितने एक्स हैं? 10 एक्स हैं, तो 10 एक्स हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 6 12 20 30 30 40 40 और 2 42, ठीक है ना। 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50 और 10 60, 60 और आपका, है ना, 60 की अगर बात करते हैं, और ये 16 की अगर बात करें, 14 की बात करें, तो ये 0 आ जाएगा। 7 8 9 90 हो जाएगा, प्लस आपका 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब देखिए, अब 460 इधर है, ये माइनस का इधर 90 हो जाएगा, बराबर साथियों 10x हो जाएगा। इसमें से 90 अगर आप साथियों घटाओगे तो कितना? 300 कितना बचेगा? देखिए जरा, अरे भाई 30 और घटा दो, 400 में से 30, 370 बचेंगे, 370 और 370 बराबर 10x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 37 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि सबसे, अब ये x बराबर 37 निकला है, कह रहे हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या x + 2 है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 37 + 2 39 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या x + 18 यानी कि 37 + 18 कितनी हो जाएगी साथियों? 37 + 18 आपकी 55 हो जाएगी, ठीक है ना। 37 + 18 आपकी कितनी हो जाएगी, है ना। हाँ 55 हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें, इनका औसत आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो बताइए साथियों, इनको प्लस करिए जरा दोनों को। 14 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? 9, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 2 7 14, 47 हो गया। लेकिन 47 साथियों यहाँ पर नहीं है ना। तो यहाँ पर साथियों 47 आपका आना चाहिए, हो सकता हो 46 नहीं है, 47 हो। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है, यानी कि 97% में वो बेची जाती है, तो वो 242.50 की बिकती है। यानी कि यदि इसको 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य साथियों क्या होगा। देखिए ये 97% की वैल्यू है, अगर 1% की वैल्यू की अगर बात करें तो साथियों ये इतनी हो जाएगी 1% की वैल्यू, है ना। लेकिन कह रहे कि 13% के लाभ के साथ बेचना है, तो लाभ के साथ बेचना है 13% के, तो इसमें 113 की गुणा कराइए और इसमें भी साथ 113 की गुणा कराइए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 13% के लाभ के साथ बेची जाए तो वो कितने रुपए में बेची जाएगी, ठीक है ना। इसको साथों आप क्या करिए, एक काम करिए, इसको कैलकुलेट करा लीजिए।
दो एक तरीके से बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, 242 यानी कि 242.50 और साथियों गुणा किससे हो जाएगी, गुणा आपका 113 से हो जाएगी और भाग किससे हो जाएगी, 97 से भाग हो जाएगी साथियों यहाँ पर, है ना। 284.50 आता है। इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ साथियों, एक बार भाग करा के, है ना, इसको ट्राई कर लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट है, पॉइंट हटेगा साथियों, नीचे आपके 2 जीरो लग जाएंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर हम लोग अब देखिए अगर इसको हम बात करें, मान लीजिए 5 से अगर इसको हम कट करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको अगर कट करें तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, गुणा 113 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 97 गुणा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 485 नीचे 97, 57 एकम 57, 57 पंजे हो जाएगा सातों 484। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि 113 की गुणा आपको 2.5 से करना है। ठीक है, कर देते हैं। 5 3 आपका 15 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 से कट करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा साथियों, 226 आ गया है। तो 5 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया, यानी कि 282.5 आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को करके दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, 3 संख्याएं हैं मान लीजिए एक्स वाई और जेड, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, है ना, यानी कि इससे जेड से ये जो है 8% अधिक है, यानी कि ये कितने मान लीजिए, इसको 100 मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 108 हो जाएगी, और साथियों ये कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। ठीक है ना, उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए तो साथियों इसको उन दोनों संख्याओं का, मेरे ख्याल से इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा होगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 27 32 आ गया, 27 32 ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी, एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूटों पर देता है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य 2800 रुपए के जूते हैं, 2 छूटे देता है, 25% की छूट देगा तो 75% में बेचेगा, और 42% की छूट देगा तो 58% में बेचेगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, 25 चौक हो जाएगा, 4 से कट होगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, यानी कि 7 तिया 21 और 58 की आपको गुणा करा देना है। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 आ गया, 11 आ गया साथियों, 1218 आ जाएगा। 1218 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल, अब इंग्लिश के 5 सवाल आप लोग देख लीजिए साथियों। कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बिसीज का आपको एंटोनिम बताना है। बिसीज का मतलब क्या होता है साथियों, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना। क्या रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। मैं कहूंगा साथियों इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमांड देना, यानी कि आदेश देना। अगला देखिए करके समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली, यानी जिसको आसानी से कैरी किया जा सके उसको तो पोर्टेबल कहा जाएगा। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन, यानी कि ल्योर की अगर बात करते, ल्योर का मतलब होता है कि किसी को लालच देना, प्रलोभन देना। इसका सिनोनिम क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका रिपल्सन तो नहीं होगा। उसके अलावा अट्रैक्शन, इंडिकेशन, वार्निंग, मैं कहूँगा अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि प्ले ए पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, वाटर से चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा जगह को आइलैंड कहा जाता है। आंसर आपका डी जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, ई ही इंश्योर्ड हर दैट ही हैड डिपोजिट द मनी इन द बैंक, ये होगा, या इंश्योर्ड आएगा, या एज्योर्ड आएगा। एज्योर्ड सा तो यहाँ पर आएगा, यानी कि आश्वासन देना यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला कि ये टॉप लेवल के 80 क्वेश्चन साथियों आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो में साथियों कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का नारा भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा।